काम कर पाएगी और भारत के हित को संरक्षण दे पाएगी। अंत में मैं इस स्वर्ण महोत्सव के शुभ वर्ष में अपने लगाए, चूँकि मेरा मदर हाउस ऑफ इंडिया में है, अपने लगाए मैं पूरे भारतवासियों को, यहाँ संपूर्ण उपस्थित लोगों को शुभकामना और धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर कोरोना अवधि तक जितने भी ज्ञात और अज्ञात शहीद हुए हैं उनके प्रति मैं अपना श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। और मुझे यहाँ आकर इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए जो अवसर दिया गया है, इसके लिए मैं CGI समेत यहाँ के संपूर्ण पदाधिकारी जी को अपने तरफ से शुभकामना और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रशेखर जी, बहुत ही विचारोत्तेजक और ज्ञानवर्धक बातें आपने बताई, तो जरूर ध्यान में रखा जाएगा। अब मैं श्री अशोक कुमार वैद्य जी से अनुरोध करूंगा जो अपने विचार व्यक्त करें। महामहिम महावाणी दूत नितेश कुमार जी, महावाणी युक्तावास परिवार, विद्वान सहयोगी वक्तागण आदरणीय इंद्रशेखर जी, सचिनानंद जी, ललन जी, सबसे पहले मैं आज के इस कार्यक्रम में सफाई कराने के लिए महावाणी दूतावास श्रीगंज को धन्यवाद देना चाहूँगा। कोई विषय वस्तु छूटे नहीं, इसलिए मैंने कुछ लिपिबद्ध किया है और विद्वान वक्ताओं ने भी काफ़ी अपने अच्छे विचार भी रखे हैं। सबसे पहले मैं भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ व अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, सम्मानीय प्रधानमंत्री और भारतवर्ष की जनता को बधाई और शुभकामना देता हूँ और भारत के उत्तरोत्तर विकास की मंगल कामना करता हूँ। और भारत विश्व गुरु बना है, पूरे विश्व में चर्चा है, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मूलतः पूरी दुनिया में स्वतंत्रता संघर्ष का गौरवगान है। नेपाल भारत सहयोग मंच का भी 25वां वर्ष चल रहा है, आपका 75वां वर्ष चल रहा है भारत का, और 75 और 25 100 होते हैं। जब अमृत महोत्सव का कार्यक्रम शुरुआत हुआ था और दौड़ का कार्यक्रम रखा था, उसमें थोड़ा कोरोना काल भी था, तो मैंने महामहिम जी से कहा भी था, नेपाल भारत सहयोग मंच आपके साथ में अमृत महोत्सव के लिए साझा कार्यक्रम करने के लिए तैयार है। मेरा भी, हम लोग का भी 25 वर्ष चल रहा है, आपका 75 वर्ष का, हम लोग क्यों नहीं मिल करके और अच्छा कार्यक्रम करें और हमारे संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ हों। पड़ोसी नेपाल के भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जन स्तर पर अपना ही संघर्ष था, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात ही नेपाल को राणाशाही से मुक्ति का द्वार खुला था। जब नेपाल और भारत का जन संघर्ष एक दूसरे का पूरक है, तो अमृत महोत्सव भी हम लोगों के लिए होली और दिवाली है, से कम नहीं है। हमारी संस्कृति साझा है, हमारी आस्था साझा है, हमारे तीर्थ साझा है, हमारे धर्म ग्रंथ साझा है। महाभारत, रामायण व वेद में भी नेपाल की हिस्सेदारी बिना अधूरी है। अहिंसा मैत्री का भी संबंध है। भगवान महावीर का जन्म भारत में हुआ और भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ, तो दोनों अहिंसा के पुजारी थे। ये अहिंसा मैत्री का संबंध भी हम इसको जोड़ सकते हैं। हमारे सपने साझा हैं और वह है गरीबी, परनिर्भरता, सामाजिक जड़ता समाप्त करने के लिए, आदमी का उन्नत समाज निर्माण करने के लिए वह आज भी अधूरी है। तो इस अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस पर मंथन करने का और आगे लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्पित होने के लिए प्रेरित करता है। नेपाल भारत के संबंध की जब हम चर्चा करते हैं, रोटी बेटी संबंध की बात करते हैं, इससे भी ऊपर हमारे त्रेता युग के चले आ रहे सांस्कृतिक, भौगोलिक, प्राकृतिक संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच इतने प्रगाढ़ संबंध है, हम अगर दो शरीर और एक ज्ञान कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मानव सभ्यता के आदिकाल से संचालित नेपाल भारत के आपसी संबंध आज के इस आधुनिक काल में लंबा इतिहास कायम कर चुके हैं। नेपाल के विकास की बात करते हैं तो नेपाल के विकास में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
हमारे पूर्व वक्ताओं ने इसके बारे में डिटेल से व्याख्या भी की है। शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या विकास निर्माण के क्षेत्र में हो, इन सब में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर एक वर्ष हजारों विद्यार्थी स्कॉलरशिप में भारत सरकार पढ़ाती है। नेपाल में कई विद्यालय, कई अस्पताल भारत के सहयोग से निर्मित हुए हैं और संचालित भी हैं। हर एक वर्ष काफी सारी एम्बुलेंस भी विद्युत की जाती है। कोरोना काल में और भूकंप के समय में भारत का एक अविस्मरणीय सहयोग रहा, जिसे नेपाल की जनता कभी नहीं भूल सकती। बुलाकी राजमार्ग की बात करें, रक्सौल अमलेगंज पाइपलाइन की बात करें और सुखा बंदर की बात करें, आईसीपी की बात करें, जल विद्युत परियोजना की बात करें, सड़क, धर्मशाला आदि बहुत सारे परियोजनाएं, अनगिनत परियोजनाएं भारत के सहयोग से नेपाल में संचालित है और कई सारी परियोजना पर अध्ययन भी जारी है। दिल्ली, रक्सौल, काठमांडू रेल मार्ग के ऊपर भी अध्ययन चल रहा है और कई सारी परियोजना पाइपलाइन में है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेपाल का भी काफी बड़ा योगदान रहा है। मैं तो ये एक सुझाव देना चाहूंगा, दोनों राष्ट्र मिल करके इसको एक ऐसा यादगार बनाए। और मेरे मन में एक विचार आया कि नेपाल का पर्यटन वर्ष 2020 था, कोरोना काल से वो ठंडे बस्ते में गया। क्यों ना दोनों देश मिलकर के एक ज्वाइंट पर्यटन वर्ष अमृत महोत्सव के ऊपर में एक कार्यक्रम लाके मनाया जाए, जिससे दोनों देश को लाभ तो होगा ही। और मैं तो इतना भी कहूंगा, दोनों देशों के बीच दोनों की हमारी सांस्कृतिक, भौगोलिक, प्राकृतिक सारी चीज साझा है। तो क्यों ना एक ज्वाइंट पर्यटन बोर्ड, नेपाल भारत एक ज्वाइंट पर्यटन बोर्ड गठन करके और विदेशी जितने भी पर्यटक आते हैं, दोनों देश उसका कैसे लाभ ले सकें उसके बारे में विचार करना चाहिए। ये ज्वाइंट पर्यटन बोर्ड के लिए मैंने दिल्ली में भी कई बार इसके ऊपर में चर्चा रखी थी के बारे में, क्योंकि नेपाल विश्व में सबसे सुंदर देश है। भारत की भी अपने कई जगह सुंदरताएं, प्राकृतिक सौंदर्य और प्राचीन राजस्थान को बोला जाए तो एक रमणीय स्थल बोला जाए तो कई सारे हैं। तो मिला के एक पर्यटन वर्ष के रूप में कैसे इसको विकसित किया जाता है। अब देखा जाए तो पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुर, कई सारे धार्मिक पर्यटन स्थल नेपाल में भी है, उनका भी विकास हम लोग कर सकते हैं। दो देशों के बीच कनेक्टिविटी का संबंध बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे हिंदू सर ने भी कहा, वास्तव में नेपाल में भारत के पूर्व राजदूत मंजीव पुरी जी जब सबसे पहले नेपाल आए थे तो उनका जो स्वागत कार्यक्रम था, उन्होंने यही वर्ड कहा था, दो देशों के संबंध में कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जितनी ज्यादा हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी उतनी ज्यादा हमारी नजदीकियां बढ़ेगी और कनेक्टिविटी नहीं होने से थोड़ी सी दूरियां भी बढ़ जाती है। अभी जैसे कोरोना काल के कारण बॉर्डर बंद है, अब क्या कठिनाई है नेपाल सरकार को मैं नहीं कर सकता, काफी सारी कठिनाइयां आ रही है और वो दूरियां भी उसकी वजह से थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। अभी मैं आ रहा था कार्यक्रम में, उसके पहले कई रक्सौल के पत्रकार लोगों का फोन आया कि भाई साहब तो जब मंत्रिमंडल का निर्णय होगा तो क्यों नहीं खुल रही है। मैं बोला मैं थोड़ी देर 1-1.5 घंटा बाद में बताऊंगा। मैं भी काठमांडू बात कर रहा हूँ गृह मंत्रालय में, क्यों नहीं बॉर्डर खुल रहा है, क्या समस्या है, मैं जानना चाहूंगा। खैर वो अपनी जगह है। वीरगंज नेपाल का मुख्य प्रवेश द्वार है। तो अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मैं महावाणी दूतावास परिवार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस यादगार बनाने के लिए कम से कम रक्सौल से भारत के महानगर के लिए हर एक महानगर के द्रुतगामी अगर ट्रेन चलाया जाए तो एक यादगार अमृत महोत्सव रहेगा। और उस ट्रेन का नाम भी अमृत महोत्सव ट्रेन कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, 75 वर्ष डायमंड जुबली ट्रेन कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। अगर चलाया जाए तो यहाँ से काफी सारे यात्री मिलते हैं, कोई पढ़ने जाता है, कोई स्वास्थ्य लाभ करने का जाए, कोई धार्मिक कार्य से जाता है, कोई पारिवारिक संबंध के कारण बहुत सारे आवागमन यहाँ है और ये कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक भूमिका रहेगी। रक्सौल रेलवे लाइन पर जो ओवरब्रिज की अत्यंत आवश्यकता है, इसलिए काफी वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है। मैं भी भारत के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी 2 बार मिला इसके बारे में। उससे पहले मैं सुरेश प्रभु जी थे रेल मंत्री, उनसे भी मिला था और नितिन गडकरी ने इतना तो ऑर्डर भी दे दिया, टेंडर भी कॉल कर दिया था। पता नहीं ये केंद्र सरकार और बिहार सरकार के बीच में कहां पर ये बात अटकी हुई है। ये ओवरब्रिज नहीं बनने से कम 2 बार तो इसका शिलान्यास हो चुका है। एक बार तो लालू जी ने किया था मुख्यमंत्री से, एक बार और किसी ने किया, मुझे याद नहीं। और 2 बार शिलान्यास हो चुका 25 वर्षों में मैं देख रहा हूँ।
मैं भी अब बूढ़ा होने लगा। अब ये कब चालू हुआ? अब ये पटना से दरभंगा से बीरगंज पहुंचने का 3.5 घंटा का टाइम है और 1.5 घंटा तो कई बार ढाला के उस पार लग जाता है। तो आप लोग भी, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, कितना जल्दी इसको ओवरब्रिज का काम शुरू किया जाए, क्योंकि इस ओवरब्रिज के लिए सांसद जी खुद गए थे, डॉक्टर संजय जायसवाल जी, हम लोग साथ में गए थे दिल्ली, और वहां पर हम लोगों ने बहुत जोर से मांग रखी थी। और रक्सौल एयरपोर्ट की भी चर्चा की। रक्सौल एयरपोर्ट की मैंने काफी सवाल किया। जयंत प्रसाद जी जब नागरिक उड्डयन मंत्री थे उस समय भी मैंने चर्चा की थी, और वहां से पत्र भी आ गया था कि जोन 4 के अंदर में एयरपोर्ट के लिए, और अभी भी दिल्ली गया था, चर्चा चली थी, और 250 करोड़ रुपए का बजट भी सैंक्शन किया हुआ है, लेकिन उसके लिए बिहार सरकार को जगह देना पड़ेगा, उसके बाद में ये काम चालू हो जाएगा। तो रक्सौल एयरपोर्ट चालू करना भी बहुत जरूरी है, ये भी एक कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा बिंदु है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं रखना चाहूंगा सीमा के सौंदर्यीकरण की। मैं क्षमा मांगते हुए कहूंगा कि ये मैं कई मंच पे रखा है मैंने। आपने नेपाल 1700 किलोमीटर लंबा है, तो जितने भी नेपाल के बॉर्डर हैं सब सुविधा संपन्न है नेपाल के बॉर्डर के शहर। अब भारत के बॉर्डर के शहर देखेंगे तो कहीं मैच नहीं करता है। तो कम से कम मैं रिक्वेस्ट करूंगा भारत के बॉर्डर के, चाहे रक्सौल हो, चाहे जोगबनी हो, चाहे रुपेडिया हो, चाहे गौरीफंटा हो, चाहे बनवासा हो, तो कम से कम एक रूपता लगे, ऐसा वहां पर लगे तो सुंदर लगेगा। सुंदर के समुद्र के बीच में एक ये भी एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। आज रक्सौल की लैंड के दाम अगर हम कहें तो बॉम्बे से ही महंगा है, बिल्कुल कुछ नहीं उसके सामने में। लेकिन शहर की सौंदर्य के लिए बात करें तो आदमी सोच नहीं सकता। हम लोग तो कनेक्टिविटी के लिए जरूर रक्सौल जाते हैं, लेकिन मार्केट गए हुए परसों बीत गया, नहीं जाते हैं। पहले जाते थे, नहीं जाते हैं, तो उसका भी वहां पर पूरी व्यवस्था नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है, गंदगी वहां पर है। रक्सौल को भी अगर सुंदरीकरण के रूप में, क्योंकि नेपाल का मुख्य प्रवेश द्वार है, ये गोल्डन गेट बोलते हैं, इधर है कि आप शंकराचार्य गेट में प्रवेश करते हैं, उधर करते हैं। मैंने पीछे मैं पटना गया था, जब मैं उद्योगवाणी संघ अध्यक्ष था, तो वहां पर मैंने बात रखी भी थी कि कम से कम रक्सौल में भी एक प्रवेश द्वार ऐसा बन जाए, अहिंसा मैत्री प्रवेश द्वार बना लीजिए। यहाँ भी गौतम बुद्ध की जन्मस्थली, आपके वहाँ भगवान महावीर का अहिंसा प्रवेश द्वार बना लीजिए, तो एक सौंदर्यीकरण लगे। वैसा मेरा सुझाव है। नेपाल और जो व्यापार और ट्रेड ट्रांजिट की बात की, नेपाल और भारत के बीच में काफी सारा व्यापार होता है। नेपाल भारत के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। हम लोगों का नेपाल को लगभग 8 गुना व्यापार घाटा है। इस घाटा को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए भारत को भी सोचने की जरूरत है। नेपाल को नहीं, भारत को ज्यादा सोचने की जरूरत है। जब 1996 में जब आई.के. गुजराल भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने किताब भी लिखी थी और उन्होंने नेपाल को बहुत फोकस किया और एक ट्रेड ट्रांजिट ट्रीटी, उन्होंने नई ट्रेड ट्रांजिट ट्रीटी की, तो उसके अंदर में व्यापार घाटा 0 हो गया था। और जैसे ही वो प्रधानमंत्री हटे, उसके बाद में उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया और उस ट्रीटी के बेस पे कई सारे उद्योग लगे थे, उनकी करोड़ों की पूंजी 0 हो गई थी। तो इस व्यापार घाटा दूर करने के लिए हम कैसे इसके ऊपर में नई ट्रेड ट्रांजिट सिटी ऐसी बनाएं जिससे तो नेपाल का व्यापार घाटा भी कम हो और हम लोग इसमें साझा कार्यक्रम करें। अब जैसे नेपाल में सीमेंट आत्मनिर्भर हो गया, सीमेंट में आत्मनिर्भर हो गया, तो सीमेंट आत्मनिर्भर हो गया। यहाँ पर ऐसो गुणस्तर डिपार्टमेंट है, नेपाल स्टैंडर्ड है, आपके वहाँ इंडियन स्टैंडर्ड है। तो मैंने यहाँ के डीजी से भी बात की थी, क्यों ना एक ISI का आप भी लाइसेंस ले लीजिए और ISI का ट्रेडमार्क भी यहाँ दे दीजिए, तो कम से कम भारत के जो प्रोजेक्ट चलते हैं उनमें सीमेंट आती है, कोई राजस्थान से आती है, कोई छत्तीसगढ़ से आती है, वो सीमेंट काफी महंगी पड़ती है। ISI ट्रेडमार्क रहेगा, यहीं की सीमेंट खरीदेंगे तो भारत को प्रोजेक्ट में उसको भी लाभ होगा और यहाँ का व्यापार घाटा भी कम होगा। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें भूमिका ये रहनी चाहिए भारत सरकार की, जो नेपाल की सीमेंट है उसके अंदर में आप GST के अलावा जितना टैक्स है उसको 0 कर दीजिए, तो हमारी सीमेंट
अभी सीमेंट उद्योग काफी घाटे में चल रहा है। एक तो सीमेंट उद्योग भी जीवित हो जाएंगे और ट्रेड डेफिसिट भी काफी सारा कम हो जाएगा। नेपाल, भारत और चीन के बीच में एक दो समृद्धशाली बड़े राष्ट्र के बीच में नेपाल का विकास होता है तो भारत को भी उसका फायदा मिलेगा। अब वे आर्थिक मदद की बात करते हैं हम लोग बार बार, मैंने कई मंच पे ये भी रखा, आर्थिक मदद से ज्यादा जरूरी है हमें तकनीकी मदद की जरूरत है। अब हमें टेक्नोलॉजी दी है, हमें आत्मनिर्भर बनाइए, हमें स्वावलंबी बनाइए। पीछे भी इंद्र सर को मालूम है, हमने उद्योग वाणिज्य संघ के पूर्व हमारे जो महावाणिज्य वगैरह थे तो कई बार चर्चा चलती थी क्यों नहीं टेक्निकल इंस्टीट्यूट। अब टेक्निकल इंस्टीट्यूट यहाँ पर नहीं है, भारत सरकार है, कम से कम टेक्निकल इंस्टीट्यूट यहाँ अगर बनाते हैं तो भारत से भी काफी लोग यहाँ काम करें, सबको लाभ मिलेगा उसका। आपको जगह चाहिए तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर में जगह है, वो देने के लिए भी तैयार है। पहले भी उन्होंने खुला ऑफर दिया था, देने के लिए तैयार है। तो हाँ, तो हो सकता है वो वहाँ पर जगह जो है, हाँ, तो जगह देने के लिए तैयार है, तो उसकी भी आवश्यकता है। नेपाल और भारत के संबंध एकदम अद्भुत रहे हैं। सीमा क्षेत्र में पीपुल टू पीपुल टॉक करने की भी जरूरत है कि बीच बीच में, जैसे आज हम लोग कोरोना काल की वजह से काफी 1.5 साल बाद में बैठ रहे हैं। अब कोरोना काल लगभग खत्म हो गया है। भारत सरकार का भी एक स्टेटमेंट आ गया, तीसरी लहर नहीं आएगी। तो हम ज्यादा से ज्यादा जितना डिस्कस करेंगे उतना रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। तो पीपुल टू पीपुल टॉक होना चाहिए। तो जब मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बीरियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष था तो हमने 2 कार्यक्रम किए थे, महत्वपूर्ण कार्यक्रम, और दोनों कार्यक्रम में हमने एमओयू साइन किया था। सीमा के जितने भी सांसद और यहाँ के सांसद, उनके साथ में हम लोगों ने एक बैठक किया था और पहला नेपाल भारत व्यापार मेला काठमांडू के बाद में ब्रिगेड में लगा था। मैं जब अध्यक्ष था उस समय, हमारे रंजीत रे साहब भी आए थे उस समय, राष्ट्रपति महोदय भी आने वाले थे कार्यक्रम में पूर्णमंत्री, लेकिन वो कोई संसद में कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई ऐसा कोई था प्रॉब्लम, इससे वो नहीं आ पाए। हाँ, तो हम लोगों ने दोनों देशों सांसदों बीच 15 बूंदे एमओयू साइन किया था। उसमें रक्सौल एयरपोर्ट की बात भी थी, ओवरब्रिज की भी बात भी थी, और नेपाल भारत मैत्री संघ जो रक्सौल में है और बीरगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसके साथ में एक एमओयू हमने साइन किया था। तो वो भी लगातार पीपुल टू पीपुल टॉक, उधर की मीडिया इधर की मीडिया बातचीत सुनते रहे तो संबंध और सुदृढ़ होंगे। बोलने के लिए तो विश्वमन उधर के भी करते थे, इधर भी करते हैं, उससे कुछ नहीं है। संबंध बढ़ाने के लिए हम लोग को तो अच्छे विचार, पॉजिटिव थिंकिंग ऑलवेज रखना पड़ेगा। अंत में मैं खास करके दूतावास पे ही नहीं, भारत सरकार से अनुरोध करूंगा, जैसे हमारे इंदु शेखर सर ने जो बोला ठाकुराम कैंपस की जो कमिटमेंट था, तो नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव जी का और प्रथम राजकीय भ्रमण भारत हुआ, तो वहाँ दोनों देशों के बीच में एक एमओयू हुआ था, नेपाल भारत मैत्री सभागृह का यहाँ स्थापना, और उसके लिए ये जो बगल में जगह है आर्मी बैरक के सामने में, वो आज अरबों की नहीं अरबों से ज्यादा की जगह होगी, नगर पालिका ने दे दिया था। बीरगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी उसमें कम से कम 8-10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट हो गया उसका रिपोर्ट बनाने में, लेकिन वो आज तक लंबित पड़ा हुआ नहीं बना। तो कम से कम ये अमृत महोत्सव पर उसका अगर कार्य शिलान्यास होकर प्रारंभ हो जाए तो हमें अमृत महोत्सव का बहुत बड़ा उपहार मिलेगा, ऐसी मुझे आशा है। नेपाल में भारत का हित कैसे सुरक्षित हो, इस पर दलीय भावना के ऊपर उठकर विमर्श होना चाहिए। नेपाल में भारत के हित की बात करने से लोग परहेज करते हैं, जो नेपाल के हित में नहीं है, वह भारत के हित में भी नहीं है। नेपाल में नकली राष्ट्रवाद की राजनीति के कारण लोग सच बोलने से डरते हैं। हमें मिलकर इस पर काम करना होगा। अंत में अमृत महोत्सव आयोजन के बहाने नेपाल और भारत का जन संबंध और प्रगाढ़ एवं उन्नत हो, हमारी ये मंगल कामना है। आज की ये चर्चा जो है परिचर्चा है तो फलीभूत हो, इसलिए मैं आशा रखता हूँ इन्हीं भावनाओं के साथ में नेपाल भारत मैत्री अमर रहे। अशोक जी, आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट
पेश किए, वो बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे उठाए, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे। एक और अतिथि हमारे आने वाले थे श्री मुरली मनोहर तिवारी जी, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो नहीं आ पाए। हम लोग उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अब कार्यक्रम के अंत में मैं सीजी सर से आग्रह करूंगा कि सारे वक्ताओं के जो भी विचार हैं उनको समाप्त करें और अपने विचार व्यक्त करें। थैंक यू सचिन जी। सबसे पहले तो मैं आप चारों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने काफ़ी खुल के बोला, कोई ऐसा पर्दा नहीं रहा। जो रिश्ते हमारे बीच हैं उसी रिश्ते के मर्यादा को रखते हुए हमने बातचीत की। हमें भी यकीन नहीं होता कि हम किसी विदेशी मुल्क में रह रहे हैं। हम भी जब यहाँ रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो कहीं किसी तरह से लगता ही नहीं है कि हम विदेशों में रहते हैं। चाहे वो रक्सौल का कनेक्शन हो, इजीली हमारा वहाँ आना जाना हो, बल्कि हमारा तो एक वहाँ पे बंगलो भी है। तो इस वजह से हम टेक्निकली वहाँ प्रेजेंट हैं, भी फिजिकली प्रेजेंट हैं, और मेंटली हम लोग सब एक दूसरे को जानते हैं। अच्छी बात है। जो जो वक्ता बढ़ते चले गए तो मुझे लगता है कि कठिन सवाल बढ़ते चले गए। तो शुरुआत थोड़ी धीमी, सचिदानंद जी ने काफ़ी धीमे से शुरू किया और फिर आगे आगे कठिनाई बढ़ती चली गई। कोई नहीं, ये संकेत है कि रिश्तों में काफ़ी चीज़ों के सुधार की ज़रूरत है। और हम लाख डेवलपमेंट की बात कर लें, लेकिन लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस रहेंगे। मैं भी केमिस्ट्री का छात्र रहा हूँ और मैनेजमेंट में भी शायद हम उस ढंग की पढ़ाई करते ही हैं कि ये एक चेन की तरह है। जो ना केमिकल रिएक्शन हम पढ़ते हैं, 10 रिएक्शन से लेके एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है, तो उसमें जो स्लोएस्ट प्रोसेस होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाता है। हम टाइम का कुछ कंसेप्ट मैनेजमेंट में भी ऐसा पढ़ते हैं कि अगर कोई आउटपुट ओरिएंटेड 10 प्रोसेसेज होने हैं तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही उस प्रोसेस को एकदम धीमा कर देगा। तो मैं 1-2 दिन पहले ही किसी वक्ता से बात कर रहा था, तो मैं उनसे वही पूछने की कोशिश कर रहा था कि जब रेलवे यहाँ अम्बेठागंज तक चल रहा था सुगौली से, तो ऐसा क्या हो गया विकास के क्रम में? ऐसा पहली बार मैंने सुना है कि रेलवे विलुप्त हो गया। मतलब आमतौर पे अच्छी रेलवे आनी चाहिए, अब तक में मैग्नेटिक आ जानी चाहिए थी, जापानी टेक्नोलॉजी आ जानी चाहिए थी, वगैरह वगैरह। तो मेरे लिए एक सोच का विषय था। चूँकि मुझे आंसर तो नहीं मिला, शायद कभी मिल जाए। अगर इंडस्ट्री भी डेवलप की परवानीपुर या कहीं भी, या ये रोड हमने बनाए त्रिभुवन, शहर का उसके इर्द गिर्द भी बन सकता था, रेल के दोनों साइड बन सकता था। जैसे मुंबई में हमारा वेस्टर्न ईस्टर्न होता है, अंधेरी, बांद्रा, कुछ भी। तो ये मेरे लिए थोड़ा एक सोचने का विषय था। जैसा आपने कहा, हमें भी कई बार आश्चर्य होता है कि जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं या जब हम एजुकेशन स्कॉलरशिप की बात करते हैं, तो आखिर हमें इस तरह के वोकल लोग मिलते क्यों नहीं नेपाल में? अगर एक आदमी निगेटिव पब्लिसिटी कुछ अखबार में कर देता है, जैसा आपने कहा कि दूसरे दिन आ जाता था अखबार में, तो उसको काउंटर करने वाला हमें कोई क्यों नहीं मिलता है? मैं काउंटर करूँगा तो वो सेल्फ डिफेंस वाली बात होगी, लेकिन वो अगर ऑटो काउंटर आपके समाज से आएगा तो उसकी जो बात होगी, उसका जो वजन होगा, वो हम 10 लोग मिलकर भी नहीं दे पाएंगे, और हम भी डिफेंसिव भी नहीं होना चाहेंगे। हर सवाल का जवाब देना शायद हमारा पेशा नहीं है, वो सरकार का हो सकता है, लेकिन हम लोग हर सवाल का जवाब नहीं देते और हम कोशिश करते हैं कि हम कई चीज़ें उसका आप मंथन करें, और आलोचनाओं को हम बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, उसको हम फीडबैक की तरह ही लेते हैं। तो जैसा आपने कहा कि अंजू मैम ने कुछ चीज़ें कही थी, तो वो तो खैर सही में मुझे वो फाइलें ढूंढनी पड़ी है, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, ये आपने जो कहा, ये तो हमने पहले भी बात की है, सवालगृह के बारे में बात की है। अब वही है कि चीज़ें बनने में बहुत वक्त लगता है, बिगड़ने में एक तिनका ही काफ़ी है बिगड़ने के लिए। तो जैसा वो MOU साइन हुआ था, तो उस समय जो उसका पीरियड रखा गया था कि अगले 3-4 साल में ये हो जाना है, लैंड आइडेंटिफाई हो जाना है, PPR बन जाना है, वो बेसिकली MOU ही डेड हो गया, पीरियड ही निकल गया, 4-5 साल निकल गए। आपके पास शायद MOU की कॉपी भी थी जो लास्ट हमने देखी थी। अब उसको एक बार पुनः एक्टिवेट करना इज अ बिग जॉब गवर्नमेंट में, स्पेशली जब आपकी एक प्रोजेक्ट जो इतनी खराब निकली, क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो आपकी टेक ऑफ भी ना कर सकी, अब उसको रिवाइव करना इज अ बिग चैलेंज। जैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट की हम बात कर रहे हैं, कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट की, तो ये जो हेटोडा वाली इंस्टीट्यूट है वो भी टाइम से पीछे ही चल रहा है, कारण कोरोना हो या कॉन्ट्रैक्टर हो या जो भी चीज़ें हो, कॉस्ट स्केलेट कर जाना हो। तो जैसे वो बन जाए तो फिर अगली परियोजनाओं को ला पाना ज़्यादा संभव है।
लेकिन वो परियोजना अगर समय से पीछे चल रही है तो वो हमारे बुक्स में भी खराब दिखती हैं। स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे थे जो 5 करोड़ रुपये नेपाली तक का होता है। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। सरलाही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है हमारे ये 8 जिलों में जहाँ पे 2500 ऐसी प्रोजेक्ट्स हैं, स्कूल्स, रोड्स, ये सब जो कि बेकार पड़ी हैं और सारे को जोड़ के और शायद ज़्यादा हो जाएंगी, तो उनको हम लोग राइट ऑफ भी नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि उसमें लगभग हमने खर्च पूरा कर दिया है या उस आसपास कर दिया है, ना तो उसका इनॉग्रेशन हो पाया और ना उसका कोई इस्तेमाल हो पा रहा है। तो वो हमारे लिए भी बड़ी चुनौती है। उससे भी बड़ी चुनौती आप हमारे लिए ये कह रहे हैं कि मैं रक्सौल में डेवलपमेंट करूँ, वो तो मतलब समझिए कि सबसे बड़ा लिमिटेशन है हमारा। अगर कॉन्सुलेट के फंक्शनिंग या एम्बेसी के फंक्शनिंग का कोई सबसे बड़ा लिमिटेशन है तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अक्रॉस द बॉर्डर। हमारा मैंडेट यहाँ है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो बता रहे थे साहब की 1500 करोड़ की बजट है और लगभग 1400 इंडियन रुपये का भी बजट रहा था साल 2 साल पहले, वो हम इस्तेमाल आपके लैंड पे कर सकते हैं किसी भी तरह की चीज़ को करने के लिए, बशर्ते कि दोनों सरकारें तैयार हो तो उसको होने की कोई उम्मीद हो। उल्टे साइड में तो एक छोटा से छोटा काम भी हमारे लिए असंभव है, लेकिन हम भी कोशिश करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं जैसे आप लिखते हैं। आज भी हमने एक अपडेट रक्सौल एयरपोर्ट पे भेजी है और जब आप गए रक्सौल, सरोकार मंच वालों ने चिट्ठी लिखी थी, हमारे विदेश मंत्री को गई थी तो वहाँ से रेफरेंसेस लौट के हमारे पास आती हैं। आपने ओवरब्रिज की बात की तो हमें भी बड़ी खुशी हुई, कुछ तो बना, लेकिन वो ऐसा बना कि समझ में हमें भी नहीं आया कि वो बन भी गया और पता नहीं वो प्रपोजल था ही क्यों, हमें भी समझ में नहीं आया। वो तो मतलब प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीज़ें होती हैं कि ना एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना हो, ये अजीब सा स्टेशन हमें भी लगता है कि जिसका एक ही साइड एग्जिट है, अदर साइड तो एग्जिट भी नहीं है, तो उधर के लोगों को जाने के लिए तो एक अलग ही तकलीफ है। तो पता नहीं किन्होंने वो स्टेशन बनाया था, डिज़ाइन किया था, तो शायद ये जो ICD तक आती है उसकी वजह से शायद ऐसा है। तो वो हम रियलाइज़ करते हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि अक्रॉस द बॉर्डर जो छोटे छोटे शहर हैं या जो छोटे छोटे टाउनशिप्स हैं उनकी हालत इंडियन साइड में थोड़ी पुअर है, नेपाल साइड में फिर भी बेटर है, वो हम भी देख रहे हैं, चाहे वो सड़कों का हाल हो या और भी किसी ढंग का डेवलपमेंट वाली चीज़ हो। ये सारी चीज़ें हम समझ रहे हैं और कई सारी चीज़ें जो बताई गई वो मेरे लिए बहुत न्यूज़ था, मैंने कभी सुनी नहीं थी इस तरह की बातें, तो बड़ी बात थी। जैसे नेपाल के कैबिनेट में बता रहे थे हमारे पूर्व कैंपस चीफ कि कोई इंडियन एम्बेसी का रिप्रेजेंटेटिव होता था, तो ये मतलब एक अजीब सी बात है और ये जानने की बात है, जानकारी का विषय है। हमने परसेप्शन मैनेजमेंट की थोड़ी बात की, निगेटिव पब्लिसिटी को काउंटर करने की बात की, तो हम जरूर चाहेंगे कि इस ढंग की चर्चाएं हों और कम से कम 10 लोग ही मुखर हों, बाद में शायद 150 मुखर हों, तो कहीं ना कहीं बात बने। सिर्फ क्रिटिसिज्म से तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा, सोल्यूशन भी देना पड़ेगा। जैसा विद्या जी ने हमें बहुत सारा सोल्यूशन भी बताया और उसमें हम कितना सोल्यूशन को आगे ले जा पाएंगे ये तो समय के साथ हम लोग देख पाएंगे। जैसे संगठित विरोध की आपने बात की, वही 10 लोग, वही 50 लोग, वही 100 लोग, तो वो हमें लगता है कि लगभग हर जगह की हालत वही है, लेकिन वो भी एक वेकअप कॉल है, वेकअप कॉल है जो हमें बताता है कि हम कहाँ पे राम जा रहे हैं। फिर हमने कुछ चीज़ें बात की, जैसे नकली राष्ट्रवाद वगैरह, तो चलिए पॉलिटिक्स का मसला है, उस पर हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। प्रोजेक्ट सिलेक्शन पर विचार करने की आपने बात की, उस पर काफ़ी विचार चल रहा है। जैसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के थ्रू हम तो प्रोजेक्ट करते थे और वो सारी प्रोजेक्ट्स हमारी बिगड़ी पड़ी हैं, मतलब उनके ऑफिसर्स हमें कॉल करके बताना होता है कि ऐसा एक प्रोजेक्ट है, ऐसी एक आपके यहाँ फाइल मिलनी चाहिए, ऐसा एक यूटिलाइजेशन आपको हमें देना है, तो हर उनके अधिकारी चेंज होते रहते हैं कुछ कुछ समय में, तो एक बड़ी मुश्किल होती है। वो हमारी लिमिटेशन ये भी है कि हम 3 साल में बदल जाते हैं, हमारी पूरी टीम 3 साल में बदल जाती है। वो तो लक ये है कि हम सब साथ एक साथ नहीं बदलते, नहीं तो पता नहीं कहाँ का कहाँ चीज़ें पहुँच जाएं, तो कम से कम एक गैप पे बदलते हैं तो नॉलेज ट्रांसफर कुछ हद तक होता है। नॉलेज ट्रांसफर हमारी वीकनेस है, वो हम समझते हैं। जैसे अंजू मैडम वाला एग्जांपल आपने दिया, तो वो हमें पता रहनी चाहिए। अब इत्तेफाक से मैं इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री चला गया आपके हेटोडा, तो वहाँ के कैंपस चीफ से मेरी बात हो गई, तो मुझे नहीं पता था कि ये सब भारत का ही बनाया हुआ 1965 का है और उसके साथ म्यूजियम, लाइब्रेरी और इस तरह की चीज़ें, तो बहुत चीज़ें उन्होंने बताई और कुछ प्रपोजल्स भी उन्होंने दिए कि वहाँ के लाइब्रेरी को थोड़ा एक्टिवेट किया जा सकता है या और भी किसी तरह का फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन हो। हमने कहा वो तो लंबी परियोजना है, वो तो बगैर काठमांडू और दिल्ली के सहमति के नहीं हो पाएगा, वो आप प्रपोजल बना के देंगे तो हम सिस्टम में पुश करने की कोशिश करेंगे और फिर डिपेंडिंग अपॉन द मेरिट उसका फिर जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा।
तो हमने एज ए टोकन ऑफ जेस्चर सिर्फ 50-55 किताबें अपने लाइब्रेरी से दी और एक कहा कि आप मीडिया सेक्शन बना सके तो बनाए और फिर हम इस पर कोऑपरेट करेंगे आगे जैसे भी इस तरह के मसले होंगे। तो इसको जेस्चर ही कह सकते हैं, 50-55 किताबों का कोई मायने नहीं है। लेकिन उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया कि आप ठाकुर राम कॉलेज में भी ये चीज़ करें कैंपस में, और जो आपका जनकपुर में इंस्टीट्यूट है यही 3 बताया गया, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के, तो हमारे दायरे में यही 3 है। तो उनके चीफ से भी हम संपर्क में आएंगे, शशिभूषण जी संपर्क में आएंगे, आप लेंगे कैंपस चीफ वगैरह का डिटेल, तो हम उनसे फिर मिलेंगे जो अभी करेंट ट्रेनिंग है, तो फिर हम लोग कुछ आगे बढ़ पाएंगे। बाकी परियोजनाओं का जिक्र क्या करें, जैसा आपने कहा इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है और आप लोग काफ़ी इन्फॉर्म थे, मुझे इस बात की बड़ी हैरानी भी हुई और काफ़ी खुशी भी हुई। वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं आप लोग, आपको सारे फैक्ट्स फिगर्स चाहे वो प्राइसेज हैं, टाइमलाइंस हैं, सब चीज़ें मालूम हैं। और आपने कुछ और जो सवाल के क्रम में हमें पूछा था, हाँ पर्यटन वर्ष के बारे में बोला था, तो वो तो खैर काफ़ी अच्छी चीज़ थी। और ये बोर्ड का गठन या फिर पर्यटन को किसी तरह से बढ़ाने का, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो कोरोना ही होगी। कोरोना और पर्यटन दो मतलब एक साथ चलने वाली चीज़ें ही नहीं हैं। तो हमारे यहाँ जो अभी छोटी छोटी चीज़ें हो रही थी, कोई फॉल में जा रहा था घूमने के लिए, मसूरी जा रहा था, कहीं जा रहा था, उन सबको लेके काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए भारत सरकार ने कहा है कि नहीं आएगा बहुत होपफुली नहीं आएगा, WHO एक बार कह दे या इस तरह की चीज़ें एक बार सामान्य एक बार हो जाए सबका वैक्सीनेशन, तो चीज़ें जब नॉर्मलाइज हो जाए, जैसे US वगैरह के कई जगह पे है, हालांकि लोग मास्क नहीं पहनते हैं यूके में, US में कई जगह, बावजूद उसके वहाँ डेली केसेस देखिए तो